नमस्कार यूपीएससी योद्धाओं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलेंगे जिसने ना सिर्फ दक्कन बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मराठा शक्ति की। हाँ, क्या आप जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी जागीर से उठकर मराठा शक्ति ने मुगल सल्तनत को, उस समय की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दी। और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी, अपना एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया। ये सिर्फ तलवार की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कूटनीति, प्रशासन और समाज का एक बहुत गहरा ताना बाना बुना हुआ है। सही कहा। और आज हम इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे, गहराई से। हमारे विश्लेषण का आधार है IGNO के स्टडी मटेरियल की यूनिट 16, द मराठा स्टेट सिस्टम, यानी यूनिट 16 मराठा राज्य प्रणाली। हाँ, और ये यूनिट यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विस्तृत चर्चा के अंत तक श्रोताओं को क्या समझने को मिलेगा? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि मराठा राज्य की प्रकृति क्या थी, उनके परिसंघ की संरचना कैसी थी, प्रशासनिक विकास कैसे हुआ, उस वक्त का समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी, और हाँ, दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ उनके रिश्ते कैसे थे। ये सब कुछ हम हर पहलू को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मराठा शक्ति के इस गहन सफर को। सबसे पहले यूनिट के उद्देश्यों यानी ऑब्जेक्टिव्स 16.1 पर एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, मतलब इस यूनिट को पढ़कर हमें क्या समझना है? पहला तो यही कि मराठा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति क्या थी। ठीक है। दूसरा उनका परिसंघ और उसका विस्तार कैसे हुआ। तीसरा, उनकी प्रशासनिक संरचना कैसी थी। प्रशासन के बाद समाज और अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, तत्कालीन समाज और अर्थव्यवस्था। और आखिर में अन्य शक्तियों के साथ उनके संबंध कैसे थे। ये सब समझना इस यूनिट का उद्देश्य है। तो अब आते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन 16.1 पर। ये कैसे शुरू होता है? परिचय इस बात से शुरू होता है कि कैसे 17वीं सदी का एक छोटा सा मराठा राज्य 18वीं सदी तक आते आते एक विशाल स्वराज्य में बदल गया। और इसमें मुगलों के दक्कन से हटने का बड़ा हाथ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे ही मुगलों की पकड़ दक्कन पर ढीली पड़ी, मराठों को विस्तार का मौका मिला। और इसमें सरदारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, जैसे टेक्स्ट में लिखा है, एक ढीला परिसंघ बना जहां भू राजस्व असाइनमेंट जो अस्थायी होने चाहिए थे, व्यवहार में वंशानुगत हो गए। सही। तो पश्चिमी दक्कन में एक नई शक्तिशाली राजनीति स्थापित हुई। और इस राज्य निर्माण का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य निर्माण और वाणिज्य यानी ट्रेड, इसके जरिए समाज और अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव आए। और ये सब उस समय उभर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया होगा। हाँ, ये उस पृष्ठभूमि को सेट करता है कि कैसे मराठे कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती थे। चलिए अब बात करते हैं मराठा राजनीति की प्रकृति पर इतिहासकारों के विचारों की। सेक्शन 16.2, इसमें तो काफी मतभेद दिखते हैं। हाँ, काफी अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियंस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 18वीं सदी के मराठा प्रभुत्व को अक्सर अराजकता या जंगल राज जैसा दिखाया। एक तरह से उसे नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया। अच्छा, और फिर राष्ट्रवादी इतिहासकार, खासकर मराठा विद्वान? बिल्कुल, उन्होंने इसे एकदम विपरीत देखा। उन्होंने मराठा राज्य को अंतिम हिंदू साम्राज्य का पुनर्जन्म माना, एक तरह से गौरवशाली अतीत को सामने लाने की कोशिश। ये दो छोर हो गए। हाँ, अब इरफान हबीब का क्या कहना है? इरफान हबीब का तर्क है कि मराठा आंदोलन मूल रूप से एक जमींदार विद्रोह था। मतलब जो मुगल मनसबदार या जागीरदार थे, उन्हीं का विद्रोह। वो जमींदार एंगल पर ज्यादा जोर देते हैं। और सतीश चंद्रा इसे मुगल जागीरदारी संकट से जोड़ते हैं। ओके। उनका कहना है कि मुगल सिस्टम में आय और व्यय का संतुलन बिगड़ गया था। जागीरें कम थीं और दावेदार ज्यादा, जिससे असंतोष फैला और मराठों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने का मौका मिला। मतलब ये मुगल सिस्टम की अंदरूनी कमजोरी का नतीजा था। हाँ, सतीश चंद्र का तर्क इसी दिशा में जाता है। फिर आते हैं सीए बेली। उनका क्या दृष्टिकोण है? बेली 3 योद्धा राज्यों के उदय की बात करते हैं, मराठा, सिख और जाट।
वो इसे एक लोकप्रिय या किसान विद्रोह मानते हैं जो इंडो मुस्लिम अभिजात वर्ग के खिलाफ था। और मराठा शक्ति का स्रोत क्या बताते हैं बेली? वो कहते हैं कि मराठों की शक्ति का असली स्रोत साधारण किसान और पशुपालक जातियां थीं। हालांकि बाद में ब्राह्मण प्रशासकों ने इसे एक ब्राह्मण राज्य के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, जैसे पवित्र स्थानों और गायों की रक्षा करने वाला राज्य। ये भी एक अलग नजरिया है। अब आते हैं आंद्रे विंक और उनके फितना के सिद्धांत पर। ये क्या है? हाँ, फितना। विंक कहते हैं कि मराठा विस्तार में फितना की केंद्रीय भूमिका थी। फितना, इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये शब्द 2 बार आया है टेक्स्ट में। देखिए, फितना का मतलब है मौजूदा राजनीतिक संघर्षों या खींचतान का इस्तेमाल करना। इसमें जबरदस्ती और सुलह दोनों का मिश्रण होता है। ये सीधे सैन्य अभियान चलाने से अलग है। मतलब डिप्लोमेसी और प्रेशर टैक्टिक्स का मिलाजुला रूप। हाँ, कह सकते हैं। ये विस्तार सत्ता को मजबूत करने और उसे संस्थागत बनाने का एक राजनीतिक तंत्र था। विंक उदाहरण देते हैं कि कैसे 17वीं सदी के अंत में मराठों ने मुगलों के खिलाफ दक्कन के अलग अलग सुल्तानों के साथ गठजोड़ किया। ये फितना का उदाहरण है। अच्छा, तो विंक का मुख्य तर्क क्या है? विंक का तर्क है कि मराठा उदय मुगल साम्राज्य के खिलाफ कोई सीधा विद्रोह नहीं था, बल्कि ये मुगल विस्तार का ही एक परिणाम था। जैसे जैसे मुगल फैले, उन्होंने स्थानीय ताकतों को अपने सिस्टम में शामिल किया और इसी प्रक्रिया से मराठों को भी उभरने का मौका मिला। और मराठा स्वराज्य का जो स्वरूप था, वो जमींदारी कार्यकाल जैसा ही बना रहा। ये तो काफी दिलचस्प तर्क है। मतलब विद्रोह नहीं बल्कि सिस्टम का ही प्रोडक्ट। हाँ, विंक का यही कहना है। फिर फ्रैंक पर्लिन का भी जिक्र है। उनका क्या योगदान है? पर्लिन राज्य या राज्य गठन की अवधारणा को ज्यादा व्यापक नजरिए से देखने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसे एक लंबी अवधि में देखना चाहिए, लगभग 15वीं से 19वीं सदी तक। और सिर्फ भारत तक सीमित न रहकर। बिल्कुल। वो अंतर राजनीतिक, उपमहाद्वीपीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में देखने पर जोर देते हैं। वो तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य की जरूरत बताते हैं, जैसे भारत और यूरोप में जो बदलाव की प्रक्रियाएं चल रही थीं, उनकी तुलना की जाए। इससे रूढ़िवादी विचारों को सही करने में मदद मिलेगी। यानी मराठा राज्य को आइसोलेशन में नहीं, बल्कि एक बड़े ऐतिहासिक और भौगोलिक कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। एग्जैक्टली। ये विभिन्न इतिहासकारों के मुख्य दृष्टिकोण हैं मराठा राजनीति की प्रकृति पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मराठा संघ परिसंघ मराठा कन्फेडरेशन 1630 पर। इसका विकास कैसे हुआ? देखिए, 18वीं सदी का जो दूसरा दशक था, खासकर पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा शक्ति का तेजी से विस्तार हुआ, दक्कन से निकलकर मध्य भारत तक। लेकिन क्या वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गए थे? मुगल बादशाह का क्या स्टेटस था? दिलचस्प बात यह है कि 1780 के दशक तक भी मराठा अपनी संधियों में मुगल बादशाह की सर्वोच्चता को मानते थे, कम से कम कागजों पर। अच्छा, और इसी विस्तार में चौथ वसूली का क्या रोल था? चौथ वसूली बहुत महत्वपूर्ण थी। चौथ मतलब 1/4 हिस्सा। मराठे पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 1/4 हिस्सा वसूलते थे, अक्सर ये कहकर कि बदले में वो बाहरी हमलों से सुरक्षा देंगे। और सरदेशमुखी? सरदेशमुखी एक अतिरिक्त 10% टैक्स होता था, जो इलाके के सरदेशमुख या मुख्य मुखिया होने के अधिकार के तौर पर वसूला जाता था। तो ये चौथ और सरदेशमुखी, क्या ये मुगलों से स्वीकृत थे? कई बार हाँ, या कम से कम ऐसा दिखाया जाता था कि मुगल सम्राट ने इसकी मंजूरी दी है, जैसे गुजरात, मालवा, बरार में। ये वसूली असल में उन इलाकों में मराठा संप्रभुत्ता स्थापित करने की प्रस्तावना जैसी थी। मतलब टैक्स के जरिए नियंत्रण बढ़ाना। बिल्कुल। अब इसी परिसंघ के अंदर देखते हैं राजा और पेशवा के रिश्ते को। 16.31। हाँ, ये शक्ति का संतुलन कैसे बदला। इसकी शुरुआत 1719 की बालाजी विश्वनाथ की दिल्ली यात्रा से होती है। वो मुगल बादशाह से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के शाही फरमान लेकर लौटे। 1719? हाँ, किन इलाकों के लिए थे ये फरमान? ये फरमान मराठा राजा यानी शाहू को पूरे दक्कन का सरदेशमुख बनाते थे। इसमें 6 सूबे शामिल थे: औरंगाबाद, बरार, बीदर, बीजापुर, हैदराबाद और खानदेश, और कर्नाटक भी। ये 6 नाम याद रखने लायक हैं: औरंगाबाद, बरार, बीदर, बीजापुर, हैदराबाद, खानदेश। तो राजा काफी शक्तिशाली हो गए होंगे इससे? कागजों पर तो हाँ, लेकिन 1719 में ही बालाजी विश्वनाथ ने इस वसूली के बंटवारे का एक जटिल सिस्टम बनाया, शाहू और प्रमुख मराठा सरदारों के बीच। बंटवारा कैसा था? राजा को एक निश्चित हिस्सा मिलता था, सरदेशमुखी पूरी और चौथ का 34%, लेकिन बाकी हिस्सा सरदारों में बंटता था।
इसका नतीजा ये हुआ कि राजा अपनी आय के लिए काफी हद तक इन सरदारों पर निर्भर हो गया। मतलब अधिकार तो मिला पर फाइनेंशियल कंट्रोल कम हो गया। सही बात। और इसी समय पेशवा का पद महत्वपूर्ण होता गया। शुरू में पेशवा यानी मुख्य प्रधान का पद वंशानुगत नहीं था। लेकिन ये बदला। हाँ, जब बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम 1720 में पेशवा बने, याद रखिए 1720, तब से ये पद व्यवहारिक रूप से वंशानुगत हो गया। और बाजीराव के बाद? बाजीराव के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहिब भी कहते हैं, 1740 में पेशवा बने। साल था 1740, नाना साहिब। तो राजा शाहू का नियंत्रण कब तक रहा? जब तक शाहू जीवित थे, यानी 1749 तक सतारा के राजा का नियंत्रण बना रहा, कम से कम नाम का ही सही। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पेशवा ने राजा को लगभग पूरी तरह संप्रभु शक्ति से हटा दिया। सत्ता का केंद्र सतारा से पूना शिफ्ट हो गया। तो मराठा विस्तार का श्रेय फिर पेशवाओं और उनके सरदारों को ही जाएगा? हाँ, मुख्य रूप से उन्हीं को। 1740 के दशक में उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड जीता। उत्तर में अटक तक पहुंच गए। राजस्थान, दोआब, अवध, बिहार, उड़ीसा तक उनके सैनिक अभियान हुए। ये इलाके ध्यान में रखें: मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, अटक, राजस्थान, दोआब, अवध, बिहार, उड़ीसा। क्या यहाँ भी आंध्र विंके का फितना वाला सिद्धांत लागू होता है? हाँ, विंग कहते हैं कि ये विजय अक्सर निमंत्रण पर विजय के रूप में शुरू हुई। मतलब स्थानीय झगड़ों में एक पक्ष मराठों को मदद के लिए बुलाता था और फिर मराठे वहीं जम जाते थे। लेकिन क्या ये कब्जा पक्का था? नहीं, 1740 के दशक में उत्तर और दक्षिण में मराठा संप्रभुता की स्थिति काफी नाजुक थी। कंट्रोल उतना मजबूत नहीं था जितना लगता है। ठीक है, अब परिसंघ के दूसरे सरदारों की बात करते हैं। नागपुर के भोंसले 16.3.2। हाँ, भोंसले परिवार। परसोजी भोंसले शुरुआती सरदारों में से थे। वो पेशवा से काफी हद तक स्वतंत्र थे और उन्होंने उत्तर पूर्व में सबसे पहले चौथ वसूली शुरू की थी। उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? वो पूना जिले के एक गांव के मुखिया परिवार से थे। जब शाहू 1707 में मुगलों की कैद से छूटकर वापस आए, तो परसोजी भोंसले सबसे पहले उनसे जा मिलने वालों में से थे। और शाहू ने उन्हें पुरस्कृत किया? हाँ, शाहू ने उन्हें बरार जीतने की मान्यता दी। बाद में बालाजी विश्वनाथ ने भी उन्हें बरार, गोंडवाना और कटक पर विशेष अधिकार दिए। और रघुजी भोसले, उनका क्या योगदान था? रघुजी भोसले ज्यादा महत्वाकांक्षी निकले। 1743 में शाहू ने उन्हें बिहार, उड़ीसा, बरार और अवध के चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार सौंप दिए। ये इलाके फिर से नोट करें: बिहार, उड़ीसा, बरार, अवध। साल 1743। लेकिन क्या पेशवा उनकी बढ़ती ताकत से खुश थे? नहीं। रघुजी के मृत्यु के बाद 1755 में पेशवा ने भोंसले की शक्ति को कम करने की कोशिश की। उनके सरंजाम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अच्छा, अब आते हैं बड़ौदा के गायकवाड़ पर। 1633। इनका उदय कैसे हुआ? गुजरात में शुरू में बांडे, पमार, धाभाड़े जैसे सरदार छापे मारते थे। धाभाड़े उस समय मुख्य सेनापति थे। गायकवाड़ परिवार धाभाड़े के लेफ्टिनेंट के रूप में उभरा। तो धाभाड़े से गायकवाड़ तक सत्ता कैसे आई? लगभग 1730 के आसपास गायकवाड़ प्रमुखता में आए। इससे पहले 1727 में मुगल सूबेदार ने शाहू को एक असाइनमेंट दिया था। क्या असाइनमेंट था वो? पूरे गुजरात की सरदेशमुखी का 10% और दक्षिण गुजरात की चौथ वसूलने का अधिकार। ये अधिकार सरंजाम के तौर पर दिया गया था, इस शर्त पर कि मराठे इलाके में लूटपाट करने वालों को सजा देंगे। याद रखें, 1727, 10% सरदेशमुखी, दक्षिण गुजरात की चौथ। और ये अधिकार दाभाड़े को मिला था? हाँ, उस समय दाभाड़े सेनापति थे। लेकिन शाहू की मृत्यु यानी 1749 के बाद गुजरात की चौथ और सरदेशमुखी पेशवा और दाभाड़े के पट पट गई। और गायकवाड़ ने दाभाड़े की जगह कब ली? 1751 में। 1751 में गायकवाड़ ने प्रभावी रूप से दाभाड़े को हटा दिया और 1752 में बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। तो 1751 और 1752 ये 2 साल अहम है और राजधानी बनी बड़ौदा। उनकी औपचारिक स्थिति क्या थी? क्या वो राजा कहलाते थे? नहीं, औपचारिक रूप से वो सरंजामदार ही थे, राजा नहीं। अगला नंबर है इंदौर के होलकर का 16.3.4। मालवा इनके नियंत्रण में कैसे आया? मालवा का इलाका बहुत स्ट्रेटेजिक था। ये हिंदुस्तान और दक्कन के बीच एक पुल जैसा था, राजनीतिक और व्यापारिक दोनों लिहाज से। तो मराठों की नजर इस पर पहले से थी? हाँ,
1699 से ही मराठे मालवा पर हमले कर रहे थे। 1716 तक उन्होंने नर्मदा नदी पर अपनी पहली चौकियां बना ली और चौथ का दावा करने लगे। कोई बड़ी लड़ाई हुई मालवा में? हाँ, 1738 में दरोहा सराय की लड़ाई में मराठों को निर्णायक जीत मिली। इसके बाद 1741 में पेशवा औपचारिक रूप से मालवा के डिप्टी गवर्नर बन गए। ये दो तरीके 1738 दरोहा सराय, 1741 पेशवा डिप्टी गवर्नर। मालवा से मिलने वाला राजस्व कैसे बटा? 1730 के दशक में पेशवा ने मालवा की चौथ और सरदेश मक्खी को अपने सिंधिया, होलकर और पवार सरदारों के बीच बांटा। पेशवा ने पूर्वी मालवा रखा और पश्चिमी मालवा सरंजाम के तौर पर इन सरदारों को दिया। होलकर परिवार की शुरुआत कैसे हुई? होलकर साधारण गांव के वतनदार परिवार से थे। मल्हार राव होलकर को 1733 में इंदौर जिले का असाइनमेंट मिला। यही बाद में उनका दौलत यानी राज्य बना। हालांकि तकनीकी रूप से ये सरंजाम ही रहा। तो साल 1733 और इंदौर याद रखें। क्या वो पेशवा के वफादार रहे? हाँ, होलकर आमतौर पर पेशवा के प्रति वफादार माने जाते थे। हालांकि बाद में 1788 से 1793 के बीच होलकर और सिंधिया के बीच संघर्ष भी हुआ। अब आखिरी प्रमुख सरदार ग्वालियर के सिंधिया 16.3.5। सिंधिया। हालांकि ग्वालियर शहर 18वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से तक सिंधिया का मुख्य केंद्र नहीं बना था। तो इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा था पहले? वो मालवा में प्रमुख थे और उनका मुख्यालय उज्जैन में था। होलकर की तरह वो भी पेशवा के अधीन वंशानुगत सरंजामदार थे। सिंधिया में सबसे प्रसिद्ध नाम तो महाजी सिंधिया का है। बिल्कुल। महाजी सिंधिया 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में बच निकले थे। उन्होंने मालवा पर अपने परिवार का नियंत्रण फिर से स्थापित किया और मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद वो हिंदुस्तान के मतलब उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली मराठा सरदार बन गए। तो महाजी सिंधिया और 1761 पानीपत ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो ये थे मराठा परिसंघ के मुख्य घटक। अब जरा उनके संस्थागत विकास, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स 16.4 पर आते हैं। प्रशासन कैसे चलता था? देखिए, महाराष्ट्र का जो मुख्य इलाका था उस पर मुगलों का नियंत्रण कभी बहुत मजबूत नहीं रहा। इसलिए वहां प्रशासनिक और संपत्ति प्रणाली 18वीं सदी तक धीरे धीरे विकसित होती रही। टेक्स्ट में नॉन रेगुलेशन और रेगुलेशन क्षेत्रों की बात है 16.4.1। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये प्रशासन के दो मॉडल थे। नॉन रेगुलेशन इलाके वो थे जहां स्थानीय जमींदार या स्वायत्त अर्ध स्वायत्त प्रमुख शासन करते थे। उन्हें अंदरूनी मामलों में काफी आजादी थी। उनसे राजस्व कैसे लिया जाता था? राजा उनसे श्रद्धांजलि या नजराना लेता था और ये रकम किसी मूल्यांकन पर आधारित नहीं होती थी, बल्कि इस बात पर निर्भर करती थी कि कौन कितना विरोध कर सकता है। मतलब जो कमजोर होता था उसे ज्यादा देना पड़ता था। और रेगुलेशन क्षेत्र? रेगुलेशन क्षेत्र वो थे जहां मराठा राज्य का सीधा प्रशासन था। यहाँ बकायदा राजस्व का मूल्यांकन होता था, प्रबंधन और लेखा जोखा रखने की प्रणाली थी। इस प्रशासन की रीढ़ क्या थी? इसकी रीढ़ थी वतनदार प्रणाली। वतन एक तरह की वंशानुगत जागीर या अधिकार होता था। ये वतन किस स्तर पर काम करते थे? प्रशासनिक इकाई आमतौर पर 10 से 200 गांवों का समूह होती थी, जिसे परगना कहते थे। इसके मुखिया देशमुख और देशपांडे जैसे वतनदार होते थे। देशमुख राजस्व और सामान्य प्रशासन देखता था, देशपांडे हिसाब किताब रखता था। ये वतनदार शब्द जरूर याद रखें, देशमुख, देशपांडे। क्या ये अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास होता था? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि अधिकार किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं था, बल्कि पितृवंशीय रिश्तेदारों के एक समूह, एक भाईचारे में निहित होता था। उनको मिलता क्या था इसके बदले? उन्हें वेतन के रूप में काश्तकारों से कुछ बकाया मिलता था और सरकार को जो भू राजस्व जाता था उसमें से टैक्स फ्री जमीन का एक हिस्सा भी मिलता था। क्या वतन को बांटा जा सकता था? हाँ, लेकिन जमीन को नहीं बांटा जा सकता था, बल्कि वतन से होने वाली आय को बांटा जाता था। और सैद्धांतिक रूप से ये वंशानुगत संपत्ति बेचने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त था। क्या कभी जमींदारों को अस्थायी अधिकार भी दिए जाते थे? हाँ, संकट के समय में या राजस्व बढ़ाने के लिए राजस्व खेती का सिस्टम अपनाया जाता था, जिसमें जमींदारों को टैक्स वसूलने के अस्थायी अधिकार दे दिए जाते थे। अब बात करते हैं काश्तकारों की। क्या उनमें भी प्रकार थे? हाँ, मुख्य रूप से दो तरह के काश्तकार थे। एक थे मिराजदार। ये स्थायी निवासी काश्तकार थे जिनके पास जमीन पर वंशानुगत कब्जे के अधिकार होते थे, मिराजदार। और दूसरे थे उपरी,
ये अस्थायी काश्तकार थे जिनके पास ऐसे वंशानुगत अधिकार नहीं होते थे। ऊपरी दक्षिण महाराष्ट्र और गुजरात में किराएदारी की व्यवस्था और भी ज्यादा जटिल थी। अब सबसे जरूरी सवाल, राजस्व का मूल्यांकन कैसे होता था? 18वीं सदी में भी पिछले दौर की जो मानक मूल्यांकन दरें थीं, उन्हें काफी हद तक बरकरार रखा गया। पेशवाओं ने इसमें क्या बदलाव किया गया। हर गांव के लिए एक टंका तय कर दी जाती थी और यही राजस्व निपटान का आधार बनती थी, टंका। क्या इसमें बाद में कोई सुधार हुआ? हाँ, 1750 या 60 के दशक के अंत में कमाल सेटलमेंट आया। कमाल, इसने टंका सेटलमेंट को पूरा किया। इसमें नई खेती वाली जमीन को भी ध्यान में रखा गया। ये किस आधार पर होता था? ये जमीन की गुणवत्ता के माप और वर्गीकरण पर आधारित था। राजा का हिस्सा उपज का 16 तय किया गया था। उपज का 16 हिस्सा? गांव के अंदर ये हिस्सा कैसे बांटा जाता था? ये काम गांव के मुखिया यानी पाटल या पूरे गांव पर ही छोड़ दिया जाता था? क्या सिर्फ यही टैक्स था? नहीं, इसके अलावा गांव खर्च के नाम पर कुछ अतिरिक्त वसूली भी होती थी, जिसका अधिकारी बाकायदा रिकॉर्ड रखते थे। राजस्व इकट्ठा कौन करता था? राजस्व संग्राहक, कमाविजदार या मामलतदार कहलाते थे। कमाविजदार या मामलतदार। ये सिस्टम कहाँ-कहाँ लागू था? ये वार्षिक ग्राम निपटान की व्यवस्था दक्कन, दक्षिणी मराठा देश, गुजरात, मध्य भारत और नागपुर में प्रचलित थी। क्या राजस्व की मांग हमेशा एक जैसी रही? नहीं, 1790 से 1810 के दशक में राजस्व खेती का चलन बढ़ा और राज्य की मांगें भी बढ़ीं। ऐसा खासकर सेना के बढ़ते खर्चों और अंग्रेजों को किए जाने वाले भुगतानों के कारण हुआ। राजस्व भेजा कैसे जाता था पूना तक? महाराष्ट्र में 1/4 से ज्यादा राजस्व नकद में नहीं भेजा जाता था। अक्सर ये गांवों से जिलों और फिर पूना तक विनिमय बिल यानी हुंडी के जरिए भेजा जाता था। जो उत्तरी सरंजाम राज्य थे, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले, वहां प्रशासन कैसा था? सिद्धांत रूप से तो वो पेशवा के सिस्टम की नकल करते थे, लेकिन पूना से उन पर निगरानी रखने के लिए दीवान या दूसरे अधिकारी भी थोपे जाते थे। और इस पूरी नौकरशाही में किन लोगों का दबदबा था? चाहे दक्कन हो या उत्तर, नौकरशाही में अलग अलग दर्जे के ब्राह्मणों का ही प्रभुत्व था। अब बात करते हैं दीर्घकालिक रुझानों की। हाँ, इसमें पहला पॉइंट है शक्तिशाली परिवारों का उदय। ये प्रक्रिया 14वीं-15वीं सदी से ही चल रही थी, खासकर उत्तर और पश्चिम दक्कन, मध्य प्रांत, गुजरात और राजस्थान में। इन परिवारों ने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे पद और अधिकार जमा किए, जिससे बाद में उनके प्रभाव और राज्य निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार हुआ। 17वीं सदी के महाराष्ट्र की ग्रेट हाउसेस का क्या रोल था, जैसे भोंसले खुद? इन बड़े घरानों ने प्रशासनिक सुधारों में प्रयोग किए, जैसे भूमि का सर्वेक्षण करवाना, नकद राजस्व लेना, लेखांकन और रिकॉर्ड रखने के सिस्टम विकसित करना। शिवाजी के समय से ही ये चीजें हो रही थीं। क्या इस व्यवस्था में कोई तनाव भी था? हाँ, एक तरफ राज्य केंद्रीकरण करना चाहता था, दूसरी तरफ स्थानीय किसानों के अपने पारंपरिक बराबरी वाले अधिकार थे। किसानों ने इसका विरोध कैसे किया? वतनदार अपनी सभाएं करते थे, जिन्हें गोटा कहते थे। ये गोटा सभाएं राज्य की मांगों से खुद को बचाने का मंच थीं। 17वीं सदी में ये लोकप्रिय प्रतिरोध का केंद्र बनी। लेकिन 18वीं सदी में क्या हुआ? 18वीं सदी में नई प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने इन मुखियाओं के अधिकार को काफी हद तक कमजोर कर दिया। तो फिर इन ग्रेट हाउसेस की भूमिका क्या रह गई? वो अब शाही दरबार और स्थानीय किसानों के बीच की कड़ी बन गए। जमीन, श्रम और पूंजी पर अपने नियंत्रण के जरिए वो दोनों के बीच मध्यस्थता करते थे। चलिए अब समाज और अर्थव्यवस्था, सोसाइटी एंड इकोनॉमी 16.5 पर आते हैं। पहले कृषि समाज, एग्रेरियन सोसाइटी 16.5.1 की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी तक मराठा राजनीति का जो हृदय क्षेत्र था, मतलब पूना और आसपास का इलाका, वहां गांव लगभग पूरी तरह बस चुके थे। जनसंख्या फैली और कृषि बस्तियां स्थापित हुईं। लेकिन इस इलाके की अपनी सीमाएं थीं। हाँ, पूना के आसपास के इलाके में सिंचाई की सुविधा कम थी, आबादी भी उतनी घनी नहीं थी। मध्य 18वीं सदी तक उस समय की टेक्नोलॉजी को देखते हुए यहाँ कृषि विकास अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। तो इसका क्या नतीजा हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि मराठों का दबाव बाहरी, ज्यादा उपजाऊ इलाकों की तरफ बढ़ा, जैसे दक्षिण में तंजौर, उत्तर में गुजरात और गंगा घाटी। वहां से संसाधन जुटाने की जरूरत महसूस हुई। क्या शासकों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए? हाँ, जरूर। उन्होंने नई जमीन को खेती के तहत लाने के लिए कई उपाय किए, जैसे रियायती मूल्यांकन दरें लागू की, जिसे इस्तवा कहते थे।
राजस्व में छूट दी और किसानों को कर्ज भी दिए। इस्तवा याद रखिएगा। लोगों की अपनी पहलों को भी बढ़ावा दिया। हाँ, अगर लोग खुद कृषि सुविधाएं बनाते थे, जैसे बांध बनाना या मरम्मत करना, तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था। शिवाजी के काल में गांव के मुखिया को इनाम में जमीन दी जाती थी अगर वो ऐसा कोई काम करता था। फुकुजावा नाम के एक इतिहासकार के निष्कर्षों का भी जिक्र है। उन्होंने क्या पाया? फुकुजावा ने महाराष्ट्र के गांवों का अध्ययन किया और पाया कि किसानों के बीच काफी आर्थिक भिन्नता थी। किसी के पास 18 एकड़ जमीन थी तो किसी के पास 108 एकड़ तक। और समय के साथ ये भिन्नता बढ़ी या घटी? मतलब असमानता बढ़ी। इस बढ़ती असमानता और किसानों के शोषण के क्या कारण थे? टेक्स्ट बताता है कि देर 18वीं सदी में जनसंख्या वृद्धि हुई, कराधान बढ़ा और खाद्यान्न की कीमतें भी बढ़ीं। इन सब वजहों से किसानों का शोषण ज्यादा आसान हो गया। और इससे फायदा किसे हुआ? फायदा हुआ गैर खेतीहर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को। इसमें राज्य के मंत्री, देशमुख जैसे वतनदार, सरंजाम रखने वाले सैन्य अधिकारी, फाइनेंसर और व्यापारी शामिल थे। इनमें से कई लोग एक साथ कई भूमिकाएं निभाते थे। तो उनकी पकड़ मजबूत हो गई ग्रामीण समाज पर। हाँ, बिल्कुल, उनकी पकड़ किसानों पर मजबूत हुई। टेक्स्ट कहता है कि शायद यही बात के ग्रामीण समाज में बढ़े हुए सामाजिक भेदभाव का एक कारण बना। ग्रामीण संसाधनों पर नियंत्रण के मुख्य तरीके क्या थे? मुख्य रूप से 3 तरीके थे: टैक्स लगाना, जमीन का उपहार देना यानी इनाम वगैरह, और वंशानुगत पद जैसे वतनदारी। ठीक है, अब कृषि के बाद बात करते हैं मुद्रीकरण की। क्या अर्थव्यवस्था में पैसे का चलन बढ़ा? हाँ, महाराष्ट्र सिर्फ स्थानीय जरूरत के लिए उत्पादन नहीं कर रहा था, वो दूर के बाजारों के लिए नकदी फसलें भी उगा रहा था और ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा था, जैसे दक्षिणी दक्कन, बंगाल, बिहार, गुजरात के बाजारों के लिए। पैसे के लेन देन के लिए बैंकिंग जैसी संस्थाएं थीं? हाँ, 17वीं 18वीं सदी में ऋण देने वाली संस्थाएं काफी सक्रिय थीं, शहरों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी। ये कुलीन वर्ग और किसानों दोनों को कर्ज देती थीं और रोजमर्रा के आर्थिक जीवन को फाइनेंस करती थीं। टेक्स्ट में तांबे और कौड़ियों के आयात का जिक्र है, इसका क्या महत्व है? 18वीं सदी के पश्चिमी दक्कन में तांबे के सिक्के और कौड़ियों का बाहर से आना ये दिखाता है कि स्थानीय बाजार कितने जीवंत और मुद्रीकृत थे। छोटे मोटे लेन देन में इनका खूब इस्तेमाल होता था। क्या आम ग्रामीण भी पैसे का इस्तेमाल करते थे? हाँ, पश्चिमी दक्कन के ग्रामीण न सिर्फ स्थानीय बाजार में पैसे से लेन देन करते थे, बल्कि कृषि मजदूरी, शिल्प उत्पादन और घरेलू सेवा के लिए भी दैनिक या मासिक मजदूरी का भुगतान नकद में होता था। सिक्के कहाँ बनते थे? टकसालें थीं? हाँ, कई टकसालें थीं, छोटे बाजार कस्बों में, महत्वपूर्ण सरदारों के घरों में और प्रमुख शहरों में बड़ी और छोटी दोनों तरह के टकसालें थीं जो अलग-अलग तरह के सिक्के बनाती थीं। क्या लेन देन का कोई रिकॉर्ड मिलता है? देर 18वीं सदी के ग्रामीण लेन देन के काफी रिकॉर्ड मिलते हैं। महाराष्ट्र में नकद और वस्तु दोनों में कर्ज देने के बहुत सारे सबूत हैं। ये कर्ज जमींदारों, किसानों, खेतीहल मजदूरों, शिल्पकारों, सैनिकों सबके बीच होते थे। क्या ये कर्ज बस जुबानी होते थे? नहीं, बाकायदा लिखित अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे जिनमें चुकौती की शर्तें साफ-साफ लिखी होती थीं। इससे पता चलता है कि आम लोगों में भी मात्रा और गणना का ज्ञान था। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था काफी हद तक मुद्रीकृत थी। हाँ, ऐसा लगता है। कम से कम स्थानीय स्तर पर काफी जीवंत बाजार थे और पैसे का चलन था। अब हम यूनिट के आखिरी बड़े हिस्से पर आते हैं, मराठा संबंध 16.6। दूसरी शक्तियों के साथ उनके रिश्ते कैसे थे? सबसे पहले बंगाल 16.6.1। बंगाल के साथ मराठों का संपर्क नादिर शाह के आक्रमण 1740 के ठीक बाद शुरू हुआ। उस समय बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान। उन्होंने मराठों से संपर्क क्यों किया? अलीवर्दी खान का एक प्रतिद्वंदी था जिसे नागपुर के रघुजी भोंसले का समर्थन प्राप्त था, तो अलीवर्दी खान ने पेशवा से मदद मांगी अपने इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ। मदद के बदले क्या वादा किया? 1743 में उन्होंने मदद के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर चौथ देने का वादा किया। लेकिन ये अधिकार पेशवा को मिला? नहीं, यहीं एक ट्विस्ट आया। रघुजी भोंसले ने सीधे राजा शाहू से अपील की। शाहू ने फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार रघुजी भोंसले को सौंप दिया, पेशवा को नहीं। तो आखिर में समझौता क्या हुआ? 1751 में एक संधि हुई। इसके तहत बंगाल के नवाब ने बंगाल और बिहार की चौथ के बदले सालाना 12 लाख रुपए देना स्वीकार किया और उड़ीसा प्रांत का राजस्व सीधे नागपुर के भोंसले को मिलना तय हुआ। तो साल 1751 और रकम 12 लाख रुपए, ये अहम है।
ठीक है, अब हैदराबाद की बात करते हैं। निजाम के साथ कैसे रिश्ते थे? हैदराबाद के निजामुल मुल्क के साथ मराठों के रिश्ते शुरू से ही तनाव भरे थे। जब निजाम दक्कन का वाइसराय था 1715-17, उसने मराठों के चौथ और सदेशमुखी के दावों का कड़ा विरोध किया। लगातार लड़ाइयां चलती रहीं। क्या उसने वसूली रोकने की कोशिश की? हाँ, लगभग 1720 के आसपास उसने अपने अधिकारियों को मराठों को वसूली करने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन फिर समझौता भी हुआ। हाँ, 1724 में निजाम को अपने एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ पेशवा की मदद की जरूरत पड़ी। तब उसने मदद के बदले वसूली पर सहमति जताई। पर यह समझौता टिक नहीं पाया। ने 1725-26 में ये समझौता टूट गया। पेशवा ने कर्नाटक पर हमला कर दिया। जवाब में निजाम ने कोल्हापुर के संभाजी, शिवाजी द्वितीय के वंशज, जो शाहू के प्रतिद्वंदी थे, को दक्कन के सूबों का कलेक्टर घोषित कर दिया। मतलब शाहू के अधिकारों को चुनौती दी। फिर क्या हुआ? फिर हुई पालखेड़ की मशहूर लड़ाई 1728 में। इसमें पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजाम को बुरी तरह हराया। पालखेड़ 1728। इस हार के बाद ही निजाम कोल्हापुर के संभाजी का समर्थन न करने पर राजी हुआ। क्या बाद में भी संघर्ष जारी रहा? हाँ, पूना और हैदराबाद के बीच संघर्ष चलते रहे। 1752 में जब ये संघर्ष चरम पर था, मराठों ने निजाम से बरार का पश्चिमी आधा हिस्सा छीन लिया, जो गोदावरी और ताप्ती नदियों के बीच पड़ता था। ठीक है, अब दक्षिण में चलते हैं। मैसूर 16.63। हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ कैसे संबंध थे? मराठा विस्तार तुंगभद्रा नदी तक पहुंच चुका था और इसके दक्षिण में मैसूर राज्य था। हैदर अली और बाद में उसके बेटे टीपू सुल्तान के साथ मराठों का लगातार संघर्ष चलता रहा। यही मैसूर से श्रद्धांजलि वसूली जा रही थी। हैदर अली के खिलाफ क्या मराठे सफल रहे? हाँ, पेशवा माधवराव ने हैदर अली के खिलाफ 2 सफल अभियान किए, 1764-65 में और फिर 1769-72 में। 1772 में जो संधि हुई, उसमें हैदर को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का काफी इलाका मराठों को देना पड़ा। तो ये साल याद रखें, 1764-65, 1769-72 और संधि 1772। लेकिन क्या हैदर अली ने जवाबी कार्रवाई की? हाँ, 1776 के बाद हैदर अली ने कृष्णा तुंगभद्रा दोआब में जो मराठा क्षेत्र थे उन पर हमला किया। क्या कभी मराठे और मैसूर साथ भी आए? हाँ, एक बार 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर और मराठाओं का एक छोटा सा गठबंधन बना था, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं। अब आते हैं राजस्थान 16.6.4 पर। वहां मराठों का क्या प्रभाव था? राजस्थान में मराठों ने कोई नियमित या सीधा प्रशासन स्थापित करने की कोशिश नहीं की। तो फिर उनका क्या रोल था? 18वीं सदी की दूसरी तिमाही में वो कभी-कभी राजपूत राज्यों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करते थे, खासकर बूंदी, जयपुर और मारवाड़ के उत्तराधिकार विवादों में। क्या वो राजस्थान से चौथ वसूलते थे? शुरुआत में सिर्फ छोटे राज्य ही चौथ देते थे, लेकिन जब बाजीराव ने 1735 में राजस्थान का दौरा किया, उसके बाद उदयपुर, मेवाड़ जैसे बड़े राज्य भी चौथ देने पर सहमत हो गए। तो 1735 की बाजीराव की यात्रा अहम है। पानीपत की हार के बाद क्या हुआ? पानीपत 1761 में हार के बाद मराठों का ध्यान राजस्थान से हट गया और वसूली लगभग बंद हो गई। बाद में मल्हार राव होलकर और उनकी मृत्यु के बाद महादजी सिंधिया ने फिर से वसूली शुरू की, पेशवा और नाममात्र के लिए मुगल सम्राट की ओर से। अब बात करते हैं मुगलों 1665 से रिश्तों की। ये कैसे बदले? 1752 में एक बड़ा बदलाव आया। अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। इससे डरकर मुगल सम्राट अहमद शाह ने मराठों से संरक्षण मांगा। क्या कोई समझौता हुआ? हाँ, 1752 में मल्हार राव होलकर और जयप्पा सिंधिया के साथ एक समझौता हुआ। इसके तहत मराठों को पंजाब, सिंध और दोआब का चौथ मिला। साथ ही अजमेर और आगरा की सूबेदारी भी मिली। इसके बदले में मराठों को क्या करना था? उन्हें बाहरी दुश्मनों जैसे अब्दाली और अंदरूनी विद्रोहियों से मुगल बादशाह की रक्षा करनी थी। तो ये साल 1752 और नाम मल्हार राव होलकर और जयप्पा सिंधिया, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मराठे अब्दाली को रोक पाए? नहीं। 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठे अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला नहीं कर सके और हार गए। नतीजा ये हुआ कि पंजाब और राजस्थान उनके नियंत्रण से बाहर हो गए। पानीपत 1761 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। लेकिन बाद में दिल्ली पर फिर मराठा प्रभाव बढ़ा? हाँ, 1784 में
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली और आगरा का प्रबंधन महादजी सिंधिया को सौंप दिया। बस उन्हें एक मासिक भत्ता मिलना था। क्या कोई उपाधियां भी दी गई? हाँ, पेशवा को नाम मात्र का रीजेंट यानी वकील मुतलक बनाया गया और सिंधिया को उनका डेप्यूटी रीजेंट यानी नायब वकील मुतलक। ये साल 1784 और रीजेंट डेप्यूटी रीजेंट की उपाधियां ध्यान रखने वाली हैं। ये उपाधियां कब तक रहीं? 1789 में इन उपाधियों को नवीनीकृत किया गया जब सिंधिया ने शाह आलम को दोबारा गद्दी पर बिठाया था। शाह आलम को एक रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर खान ने कुछ समय के लिए अंधा करके हटा दिया था। क्या सिंधिया को इस ताकत से बहुत फायदा हुआ? असल में बहुत कम, क्योंकि दिल्ली आगरा का ज्यादातर इलाका तो अभी भी मुगल प्रमुखों के पास ही था। सिंधिया का ध्यान अब राजपूत राज्यों पर अपनी मांगें बढ़ाने पर ज्यादा केंद्रित हो गया। आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी 1666 के साथ संबंध। अंग्रेजों के साथ मराठों का संपर्क शुरू में व्यापारिक था। 1739 में जब मराठों ने पुर्तगालियों से बसीन वसई का किला छीना तो बॉम्बे में बैठी ब्रिटिश काउंसिल डर गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन बंबई की किलेबंदी करने का फैसला किया और शाहू के पास अपने दूत भेजकर एक संधि पर बातचीत की। बेसिन 1739 ये घटना अहम है। संधि में क्या तय हुआ? संधि के तहत कंपनी को मराठा क्षेत्रों में मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला। लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़े। हाँ, बाद में कंपनी ने मराठा परिसंघ के अंदरूनी तनावों का फायदा उठाया, जैसे पेशवा और बरार के भोसले या सतारा के राजा के बीच का तनाव। और पेशवा परिवार के झगड़ों का भी? बिल्कुल। 1770 के दशक में पेशवा परिवार में जो गुटिये विवाद हुए, खासकर रघुनाथ राव या राघोबा के मामले में, कंपनी ने उसका इस्तेमाल मराठा मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किया। इसके बारे में विस्तार से यूनिट 10 में है। तो ये थे विभिन्न शक्तियों के साथ मराठों के संबंध। अब अगर हम मुख्य बातों की टेकअवेज को संक्षेप में दोहराएं। जरूर। सबसे पहले इतिहासकारों के अलग-अलग नजरिए हैं। साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, इरफान हबीब, जमींदार विद्रोह, सतीश चंद्रा, जागीरदारी संकट, सीए बेली, किसान विद्रोह, आंद्रे विंक का फितना सिद्धांत और फ्रैंक पर्लिन का व्यापक दृष्टिकोण। फितना शब्द याद रखना जरूरी है। दूसरा, मराठा परिसंघ। इसमें राजा की शक्ति घटती गई और पेशवा का उदय हुआ। प्रमुख सरदार थे नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र बनाए। तीसरा, प्रशासनिक संरचना। रेगुलेशन और नॉन रेगुलेशन क्षेत्र थे। प्रशासन की रीढ़ वतनदार प्रणाली थी, जिसमें देशमुख और देशपांडे जैसे अधिकारी थे। राजस्व मूल्यांकन के लिए टंका और कमाल सिस्टम थे। राजस्व खेती भी होती थी और कमाविजदार मामलतदार राजस्व वसूलते थे। वतन, टंका, कमाल ये शब्द फिर से ध्यान में रखें। चौथा, दीर्घकालिक रुझानों में हमने देखा कि कैसे शक्तिशाली घरानों का उदय हुआ और राज्य के केंद्रीकरण और स्थानीय प्रतिरोध के बीच एक तनाव बना रहा। पांचवा, कृषि समाज में विस्तार हुआ। शासकों ने प्रोत्साहन दिया, लेकिन फुकुजावा के अनुसार आर्थिक भिन्नता बढ़ी और गैर खेतीहर वर्ग की पकड़ मजबूत हुई। छठा, अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण। नकदी फसलें, ऋण संस्थाएं, सिक्कों का व्यापक प्रचलन, नकद मजदूरी और लिखित अनुबंध, ये सब इसके सबूत हैं। और सातवां, अन्य शक्तियों से संबंध। बंगाल से चौथ 1751 संधि, हैदराबाद से संघर्ष, पालखेड़ 1728 और समझाते, मैसूर से संघर्ष और श्रद्धांजलि, राजस्थान पर अप्रत्यक्ष प्रभाव और चौथ वसूली, मुगलों को संरक्षण दिया 1752 और बाद में उनके रीजेंट बने 1784, और ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार संधि 1739 और बाद में हस्तक्षेप। चौथ और सरदेशमुखी ये दो कर व्यवस्थाएं उनके संबंधों का आधार थीं। तो ये था मराठा राज्य प्रणाली का हमारा विस्तृत विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि यूनिट 16 के हर पहलू पर श्रोताओं को गहरी स्पष्टता मिली होगी। हाँ, ये जानकारी काफी विस्तृत है और इसे पूरी तरह आत्मसात करने के लिए दोबारा सुनना फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, मैं भी सभी श्रोताओं को यही सलाह दूंगी कि इस चर्चा को कम से कम एक बार और सुनें, बारीकियों पर ध्यान दें, जो बातें हमने जोड़ी हैं उन पर गौर करें।
और इसका फायदा सिर्फ यूपीएससी परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। ये समझना केवल प्रीलिम्स और मेंस में सीधे अंक दिलाएगी, बल्कि भारत के जटिल इतिहास को, राज्य कैसे बनते हैं, क्षेत्रीय शक्तियां कैसे उभरती हैं और गिरती हैं, इन प्रक्रियाओं को समझने का एक मजबूत आधार भी देगी। ये ज्ञान आपको एक ज्यादा जागरूक नागरिक और एक बेहतर विचारक बनाने में मदद करेगा। तो अगर आपको ये गहन चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर जरूर करें। और अपने विचार, अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारी YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे और विस्तृत विश्लेषणों से चूक न जाएं। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद। और हाँ, एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। क्या मराठा प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना में ही कुछ ऐसी अंतर्निहित कमजोरियां थीं, जैसे सरदारों का अति शक्तिशाली होना या आंतरिक कला, जिन्होंने अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बाहरी शक्ति के लिए उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया? इस पर विचार किया जा सकता है।